नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, योगी सरकार ने महिला सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दंड संहिता प्रक्रिया संहिता 2022 विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया। विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया है। आपको बता दें, अब नाबालिग बेटियों और महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। साथ ही आरोपी की ओर से पीड़ित और पीड़िता के साथ गवाहों को भयभीत और प्रताड़ित भी नहीं किया जा सकेगा। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अखिलेश यादव ने सदन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस का मुद्दा उठाना चाहा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें रोक दिया और कहा कि पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, जिसके बाद सपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा विधायक और पार्टी कार्यकर्ता विधानसभा से पैदल ही पार्टी तक के लिए निकल पड़े और इस दौरान सपा नेताओं ने कहा कि सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, वो जनता के मुद्दों और विपक्ष के सवालों का सामना करना ही नहीं चाहती। इस समय महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत कई ऐसे मुद्दे हैं। ऐसे में केवल 4 दिन के सत्र का कोई मतलब ही नहीं बनता। सूखा की वजह से और बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं लंबी वायरस से भी बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं उनकी जान गई और अभी भी बीमार हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। कई जिलों से खबर आ रही है खाद और किसी तरह का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है। बेरोजगारी को लेकर भी लगातार नौजवान इस उम्मीद में थे कि डबल इंजन की सरकार दोबारा सरकार बन जाने के बाद उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। इधर इलाहाबाद में पिछले 800 दिन से लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और उसके जवाब में सरकार का फैसला ये रहा, यूनिवर्सिटी का फैसला ये रहा कि उनकी 500 गुना फीस बढ़ा दी। आमदनी खत्म हो गई, लोगों की आय हो नहीं पा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं। आखिरकार गरीब बच्चे इतनी फीस, हॉस्टल की फीस, पढ़ाई के लिए कैसे फीस दे पाएंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? आज का दिन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा क्योंकि विपक्ष ने जमकर अपने जौहर दिखाए हैं, वॉकआउट कर दिया सदन से और अखिलेश यादव का दूसरा रूप देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर गूंगी बहरी होने का आरोप लगा दिया है। उसमें आज दूसरा रूप जरूर देखने को मिला जब विधानसभा से वो अपने पार्टी कार्यालय तक पैदल गए। तो जो उन्होंने कहा था या पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो तय किया था वो आज पूरा हुआ। भले ही आखिरी वाले दिन जरूर वो अपने कार्यालय तक पैदल पहुंचे। तो फिलहाल आज का दिन महत्वपूर्ण जरूर था क्योंकि एक मुद्दा आपने बताया जिस तरह से सदन में पास हुआ है, अब महिलाओं के मामले में अग्रिम जमानत का जो प्रावधान था वो खत्म किया गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई ऐसे संगीन मामले होते थे रेप के, जिसमें अग्रिम जमानत के लिए आरोपी कोर्ट जाते थे। तो अब फिलहाल आरोपियों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कि आप मुकदमे में अगर पुलिस पाती है और उनको जेल जाना ही होगा। अब जेल जाने के बाद ही कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है, वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब पहले यानी कि मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। और इसके अलावा अखिलेश यादव आज पैदल पहुंचे, उन्होंने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि 4 दिन के सत्र में कोई बड़े मुद्दे नहीं उठाए जा सकते, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, कार्यकाल ज्यादा होना चाहिए। फिलहाल आज जिस तरह से वो पैदल निकले, सबके हाथों में तख्तियां थी। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जो उनके विधायक थे वो धरने पर भी नजर आ रहे थे। जिस तरह से वो पैदल मार्च करते हुए और नारेबाजी करते हुए अपने पार्टी कार्यालय तक पहुंचे। तो फिलहाल आज हंगामे लेकिन अगर इस हम वॉकआउट को देखें, जो सड़कों पर तस्वीर नजर आ रही है सफाइयों की, इसमें उनके हाथ में तख्तियां हैं, तख्तियों में स्लोगन लिखे हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों का जिक्र भी अखिलेश ने किया। यानी कि ये वॉकआउट जो था वो प्री प्लान था। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल से आज वो मिले, उसके बाद विधानसभा पहुंचे और 5 या 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने वॉकआउट कर दिया और सीधा वहां से पैदल अपने पार्टी कार्यालय तक पहुंचे।
और सदन के अलावा जब आनंदीबेन पटेल से वो मिले थे तो वहां पर भी उन्होंने आजम खान का मुद्दा उठाया और कहा कि सदन में भी इस बात की सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं आजम खान के खिलाफ। कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति का हिस्सा है और यही वजह है कि आजम खान और उनके परिवार पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो कई तरह के मुद्दे आज उठे। अखिलेश यादव पूरी तरह से आक्रामक नजर आए, जिस तरह से वो पैदल वहां से निकले और उसके बाद पार्टी कार्यालय तक यानी कि 3 से 4 किलोमीटर का पैदल रन उन्होंने किया। इस बीच उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए। महंगाई, बेरोजगारी तो मुद्दा था ही, और यहाँ तक कि पार्टी कार्यालयों पर जिस पार्टी कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसको भी उन्होंने द्वेषपूर्ण बताया है। तो फिलहाल आज का दिन जरूर हंगामे भरा रहा, लेकिन अब आने वाले समय में क्योंकि अखिलेश यादव के लिए 28 तारीख काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 28 तारीख को एक बड़ा अधिवेशन समाजवादी पार्टी की तरफ से रखा गया है रमाबाई अंबेडकर मैदान में, जहां पर अध्यक्ष पद की एक बार फिर से ताजपोशी होगी। तो फिलहाल अभी लखनऊ में हंगामा जरूर देखने को मिलेगा 10 से 5 दिन के अंदर। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने सरयू नदी के आसपास के जिले गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण करते हुए स्थिति का जायजा भी लिया। इस दौरान सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को इन जिलों के प्रभावित गांवों में राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहरने के आदेश दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के करीबन 14 जिलों के 247 गांवों में बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। 7 जिलों में 8 एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ ही 10 जिलों बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, इटावा, अयोध्या, मिर्जापुर में एसडीआरएफ की 15 टीमें लगाई गई हैं। तो वहीं प्रदेश के 46 जिले ऐसे हैं जहां पर पीएसी की 17 कंपनियों को और 44 टीमों को तैनात किया गया है। साथ में आपको ये बता दें कि मौजूदा हालात में प्रदेश के 44 जिलों में कुल 67 टीमें बचाव कार्य में पहले से ही तैनात की जा चुकी हैं। वहीं यूपी में इन दिनों मानसून पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है और पिछले कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो शुक्रवार को भी यूपी में बारिश का दौर इसी तरीके से देखने को मिला है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर गुरुवार को ही कह दिया था कि सीतापुर, कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, औरैया, जालौन, झांसी और आसपास के क्षेत्रों में भारी से ज्यादा भारी बारिश यानी कि भारी से अति भारी बारिश की संभावना है और ये संभावना 25 तारीख तक यूं ही बनी रहेगी। येलो अलर्ट भी जारी हुआ है, कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। अब 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आगरा, इटावा, अलीगढ़ और गाजियाबाद की तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बारिश की वजह से सितम लोगों पर बरकरार है, यानी कि सितंबर का महीना सितम ढा रहा है। इटावा की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से लोगों के आशियाने बारिश की बौछार से बिखरने को तैयार हैं और सरकार से उनको मुआवजे की और मदद की दोनों की उम्मीद है। दूसरी तरफ गाजियाबाद जैसा पौष क्षेत्र पानी से लबालब भरा हुआ है। प्रशासनिक अमले की पोल खोल रहा है और बता रहा है कि तैयारियों के दावे तो आपने बहुत किए थे साहब, लेकिन नदियां तालाब बन चुकी हैं। अलीगढ़ की तस्वीर भी ठीक ऐसे ही हालात बयां कर रही है, जहां पर बारिश होने की वजह से घर जो कि जर्जर अवस्था में पहले से ही था वो गिर चुका है। आगरा की तस्वीरें देखिए, गांव तालाब में तब्दील हो चुका है और बच्चे इस तालाब का आनंद ले रहे हैं। इस बीच मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर के मामले में भी मुख्तार अंसारी दोषी करार दे दिए गए। 7 साल की सजा कल हुई थी, 5 साल की आज हो गई है और 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया है। कल 37,000 का जुर्माना था, आज 50,000 का जुर्माना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ही ये फैसला सुनाया है। 23 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। यूपी सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 1999 में थाना हजरतगंज में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी एफआईआर पर आगामी कार्रवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुना दिया है, यानी कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तौकीर जुड़े हुए हमारे साथ में, लाइव जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल हम खबर पढ़ रहे थे 7 साल की सजा, जिसमें उन्होंने एक थानेदार के ऊपर पिस्टल तान दी थी, वो मामला था। और आज हम पढ़ रहे हैं
5 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना। यानी कि मुकदमे नहीं कम हो रहे, सजा नहीं कम हो रही है, ये सजाएं बढ़ती चली जा रही हैं और सारी सजा की अपील यूपी सरकार की तरफ से। देखिए, इसमें आपको याद होगा कि 7 से 8 दिन पहले, यानी कि करीब 10 दिन पहले मान सकते हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी बांदा जेल से लखनऊ पहुंचे थे, बांदा जेल से मऊ पहुंचे थे, जहां पर उनकी पेशी हुई थी एक पुराने मामले में। और अब इस तरह का फैसला आया लखनऊ से, क्योंकि उनका एक पुराना मामला, यानी कि 1999 में हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था गैंगस्टर एक्ट का, उसमें ये फैसला आया है। फिलहाल 5 साल की सजा सुनाई गई है। ये भी माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं वो अपर हाई कोर्ट, अपर के जो कोर्ट है उसमें अप्लाई करेंगे और इसको केस को ऊपर की अदालतों में ले जाएंगे। लेकिन फैसला जरूर चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि अब लगातार जो पुराने मुकदमे हैं उसमें सुनवाई तेज हो गई और फैसले आ रहे हैं। जिस तरह से कल एक मुकदमे में फैसला आया और आज फिर एक मुकदमे में फैसला है, तो अब यानी कि जो उनके पुराने मामले हैं, यानी कि 10 साल 15 साल 20 साल पुराने जो मामले हैं, अब वो पूरी तरह से एकदम एंडिंग पे हैं, फैसले के कगार पे हैं। तो अब इस तरह के फैसले अक्सर सुनाई देंगे जिसमें मुख्तार अंसारी या जो फिर पुराने माफिया रहे हैं लखनऊ या उत्तर प्रदेश के, उनके नाम सामने आएंगे और उन पर फैसले सुनाए जाएंगे। क्योंकि सुनवाई लगभग सभी मुकदमों की पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। तो कहीं ना कहीं अभी और ऐसे मुकदमे हैं जिन पर फैसला आना बाकी है। बिल्कुल। और मऊ पेशी का जिक्र आपने तौकीर यहाँ पर किया है, तो मऊ पेशी का जिक्र होते ही मेरे जहन में एक शब्द गूंज रहा है, बोलने पर पाबंदी है। ये बोला था वहां पर मुख्तार अंसारी ने, और उसके बाद किस तरीके से सरकार एक्टिव मोड में आ गई है, न्यायालय एक्टिव मोड में आ गया है और मुकदमों के धड़ाधड़ फैसले भी हो रहे हैं। देखिए, लगभग मुकदमों की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है, इसीलिए अब लगातार फैसले सुनाई दे रहे हैं। करीब 35 से ज़्यादा ऐसे मुकदमे हैं मुख्तार अंसारी के जिन पर जो कगार पर हैं, बिल्कुल जिनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसले सुरक्षित भी रखे जा चुके हैं कहीं। तो कहीं ना कहीं अब इस तरह के फैसले इसलिए भी सुनाई देंगे क्योंकि सब पुराने मामले हैं जो अदालतों में लंबित रहे, कोई 15 साल 18 साल से करीब लंबित थे, जिनकी सुनवाई चल रही थी। कई ऐसे गवाह हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जो उनकी मौत हो चुकी है। कृष्णानंद राय के मामले में भी देखा जा रहा है कि उसमें कई ऐसे गवाह थे जो अब जिनको मौत के आगोश में जा चुके हैं। फिलहाल उसमें 2 से 4 ऐसे ही गवाह हैं जिनके ऊपर अब सारा दारोमदार है, उनकी गवाही के बाद ही किस तरह के फैसले लेने जाने हैं। क्योंकि कृष्णानंद राय एक बड़ा हत्याकांड था जिसको लेकर मुख्तार अंसारी सबसे ज्यादा चर्चा में थे। तो अब इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें जरूर बढ़ाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी की 12 विधायकों के साथ में अचानक से राजभवन पहुंच जाते हैं। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और सरकार पर सपा नेता आजम खान को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया। अखिलेश यादव ने इस संबंध में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया है। राजभवन से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्यपाल से इस मामले में दखल देने और आजम खान को इंसाफ दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आजम खान पर जिस तरीके से मुकदमे लगातार लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ज्यादती की जा रही है, उसको लेकर राज्यपाल को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमने आग्रह किया है कि हमने आपके माध्यम से हमें न्याय मिल सके। तो वहीं रामपुर नगर पालिका की अध्यक्षा फातिमा जबी को कोर्ट से राहत मिलती नजर आई है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर 29 सितंबर तक को मंजूर कर दिया है। दरअसल सार्वजनिक संपत्ति नुकसान के आरोप में पालिका अध्यक्ष सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस जेल भेज चुकी है, जिसमें पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका लगाई थी। अब मामले की सुनवाई 29 सितंबर को होनी तय बताई जा रही है। वहीं आजमगढ़ में बिहार प्रांत के राज्यपाल फागू चौहान की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिससे उन्हें पटना से दिल्ली एम्स भर्ती करा दिया गया है। परिजनों ने बताया कि फागू चौहान यूटीआई प्रॉब्लम से लगातार ग्रसित रहे हैं, जिनका इलाज पटना में चल रहा था। अचानक तबीयत खराब होने से उन्हें इमरजेंसी एयरलिफ्ट करते हुए दिल्ली एम्स में भर्ती करा दिया गया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। विधानसभा सचिवालय की नियुक्तियों में अनियमितता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बड़ा कदम उठाया। मामले में 228 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है और विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित भी कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने साल 2016 में हुई 150, 2020 में हुई 6 और 2021 में हुई 72 नियुक्तियों को रद्द किया है। उन्होंने बताया कि 2011 से पहले की नियुक्तियां रेगुलर हैं, उन पर कानूनी राय लेने के बाद ही हम फैसला लेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रितु खंडूरी ने साफ कहा कि युवाओं को नाराज होने की जरूरत नहीं है। 2016 और 2021 में नियुक्तियां हुई थी, उनमें अनियमितताएं थी। जांच के बाद नियुक्तियां निरस्त करने का निर्णय लिया जा सकता है। 2011 की भर्तियों पर लीगल राय ली जाएगी। इसके साथ ही 32 पदों पर परीक्षा कराने वाली लखनऊ की एजेंसी की भी जांच होगी। जांच समिति में दी गई विभिन्न सिफारिशों एवं सुझावों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें विधानसभा सचिवालय में कर्मचारी अधिकारियों की राइट साइजिंग, ई ऑफिस, ई विधान, पदोन्नति तथा सेवा नियमों में सुधार शामिल रहेगा। अतः मैं पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियां, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियां को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के मेरे निर्णय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव शासन को तत्काल भेज रही हूं। तो वही विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 से पहले की 228 नियुक्तियां निरस्त कर दी। आपको बता दें, जिसके बाद विधानसभा भवन में कर्मचारी रोते हुए नजर आए हैं। साथ ही एक महिला कर्मचारी नौकरी निरस्त होते ही बेहोश भी हो गई। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, देहरादून से। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? विधानसभा भर्ती घोटाले में एक्शन की उम्मीद सभी कर रहे थे, ये धाकड़ एक्शन हो गया है। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। उम्मीद जरूर थी जनता को कि कोई बड़ा एक्शन इस पे होने वाला है, लेकिन इतने बड़े निर्णय की उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी देर शाम को राजधानी देहरादून पहुंची। देर रात को जांच समिति ने उनको अपनी रिपोर्ट सौंपी और सुबह 12 बजे सभी भर्तियां निरस्त भी कर दी गई। महज 12 से 14 घंटे के भीतर ये पूरी कार्रवाई हुई है, जिसका पता ना तो सरकार को चला और ना ही विधानसभा में कार्यरत कर्मचारियों को। सभी कर्मचारी सुबह तैयार होकर विधानसभा पहुंचे जरूर, लेकिन 12 बजते बजते जिस तरह की अटकलें और सुर्खियां चलनी शुरू हुई कि रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली है और कुछ ही देर बाद विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगी, तो 12 बजे जब पत्रकार वार्ता शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष ने सीधे तौर पर जो बात कही, 2016 की 150 भर्ती, 2020 की 6 और 2021 की जो सीधे तौर पर 72 भर्तियां थी जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही, एक साथ 228 भर्तियों को यहां पर निरस्त कर दिया गया है और उनका अनुमोदन भी शासन को तत्काल भेज दिया गया है। यह एक बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है उत्तराखंड विधानसभा का कि जो लंबे समय से सुर्खियों में रहता था कि बैकडोर के चलते विधानसभा का जो कर्मचारियों का आंकड़ा है वो देश की सबसे बड़ी विधानसभा यूपी को भी पार कर चुका है, जहां 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या उत्तराखंड से भी कम है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यहां पर बन चुका था और 3 सितंबर को जब इस पूरे मामले को लेकर एक विधानसभा की जांच कमेटी गठित की गई थी, तभी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी तरह का मान मनोबल या किसी भी तरह का दबाव इनमें सहन नहीं किया जाएगा। जो भी संस्तुतियां जांच कमेटी लेगी उसके अनुसार यहां पर निर्णय होगा। तो 3 अक्टूबर तक का समय था जांच कमेटी के पास अपनी रिपोर्ट देने का, लेकिन उन्होंने सवाल ये है यहाँ पर अजीत, सवाल ये है कि जो तमाम लोगों की भर्तियां निरस्त की गई हैं, अब इन लोगों का क्या? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग इसमें से बैकडोर भर्ती के जरिए आए हों, कुछ लोग सही तरीके से क्वालिफाई करके आए हों। अब उनको कैसे फिल्टर करेगी गवर्नमेंट? बिल्कुल पूजा, आपने सही सवाल किया कि कुछ लोग डायरेक्ट भर्ती के होंगे तो कुछ लोग तदर्थ नियुक्ति वाले होंगे, लेकिन जो बड़ा उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल रहा है उसमें आज तक किसी भी तरह की भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। 2021 के दिसंबर में ही एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें लगभग 1000 रुपए के करीब एडमिशन फॉर्म की वहां पर फीस रखी गई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वो परीक्षा कहां गई आज तक उसका किसी को पता नहीं चला है। 2021 से पहले कोई भी भर्ती परीक्षा विधानसभा स्तर पर आयोजित नहीं की गई, ना ही यूके SSC ना ही यूके PSC के माध्यम से विधानसभा को लेकर कोई डेडिकेटेड परीक्षा आयोजित की गई। 2021 के दौरान ही जब
निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो उन्होंने आयोग के माध्यम से परीक्षाएं जरूर कराने की बात कही थी। ये भी सूत्रों के हवाले से था, सार्वजनिक कुछ भी नहीं हो पाया था। और दिसंबर 2021 में ही ये 72 भर्तियां जो निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से की गई थी, इसी के बाद ये पूरा हो हल्ला मचा कि कैसे एक बैकडोर तरीके से विधानसभा अध्यक्ष अपने चहेतों को भर्ती कर सकते हैं। और जब परतें खुलने लगी तो वो पिछले 2012 से 2017 तक की विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह कुंजवाल की जिम्मेदारी संभालने तक की बातें उछलने लगी कि उनके समय में 150 लोगों को तदर्थ नियुक्तियां दी गई हैं। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कमान संभाली तो उन्होंने पहले 2020 में 6 लोगों को नियुक्त किया और 2021 में जाते जाते 72 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए। और उनका सैलरी स्ट्रक्चर भी 30 मार्च 2022 को जारी किया गया। इसमें एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है, 29 मार्च को बतौर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शपथ ली और 30 मार्च को जो विधानसभा में नियुक्तियां की गई थी उनका सैलरी स्ट्रक्चर जारी कर दिया गया। तो इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल जवाब यहां पर हो रहे हैं कि पिछले जो दिसंबर से मार्च तक का कर्मचारियों ने काम किया उसके वेतन का क्या होगा, उनका वेतन आहरण कैसे होगा। तो तमाम सवाल जवाब हो रहे थे। और प्रेमचंद अग्रवाल सीधे तौर पर निशाने पर थे कि निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने नियुक्तियां की और नई सरकार में वित्त मंत्री बनते ही उन्होंने उनका सैलरी स्ट्रक्चर भी घोषित कर दिया। तो तमाम सवालों के जवाब अब सरकार विधानसभा अध्यक्ष को देने होंगे। हालांकि यह बड़ा निर्णय हुआ है और सीधे तौर पर 228 लोगों को सीधे तौर पर यहां पर नौकरी से बाहर कर दिया गया है। विपक्ष के तरफ तमाम तरह की इसमें अटकलें हैं, तमाम तरह के आरोप हैं कि लोगों के पास कोर्ट जाने का फैसला बचता है, वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार को सबका पक्ष देखना चाहिए था। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय लिया है तो तर्कसंगत उनको नजर नहीं आता। विपक्ष के जो आरोप हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सीधे तौर पर लोगों की नौकरी को देखा है, लेकिन उनको नियुक्त किसने किया उनको लेकर कोई जवाब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नहीं किया गया। ऐसे सफेद पोश लोगों पर भी अब कार्रवाई की मांग विपक्ष उठा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अजीत जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार का धाकड़ एक्शन तो सामने आ चुका है, लेकिन इस धाकड़ एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचिवालय में हुई नियुक्तियों में अनियमितताओं पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेते हुए नियुक्तियों को सीधे तौर पर रद्द कर दिया। रितु खंडूरी के इस फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उनके फैसले को सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि सुशासन नीति के तहत गलत भर्तियों पर कार्रवाई की गई है। ये सरकार की सुशासन नीति को लेकर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। विधानसभा अध्यक्ष का फैसला सराहनीय कदम है। देखिए, मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियां निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। और आगे भविष्य में विधानसभा के अंदर होने वाली सभी भर्तियाँ पारदर्शिता तरीके से हों, व्यवस्थित तरीके से हों और एक नियम और नियमावली के आधार पर भर्तियां हों, उसके लिए हम आगे इसका पूरा खाका तैयार करेंगे, पूरी योजना बनाएंगे कि सभी भर्तियां जो है एक नियम के तहत हों और नियमावली के तहत हों। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का विधानसभा में हुई नियुक्तियों को रद्द कर देने की घोषणा के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बड़ा बयान सामने आया। कुंजवाल ने कहा कि उन्होंने विधि सम्मत तरीके से सभी नियुक्तियां की हैं, साथ ही तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार ही भर्तियां की गई हैं। उस समय गैरसैंण विधानसभा अस्तित्व में आ गई थी और उसे स्थायी राजधानी बनाए जाने के लिए उन्होंने विधानसभा में नियुक्तियां की, जिसके लिए सरकार से पद मांगे गए और वित्तियां स्वीकृत की गई हैं। उसके बाद ही विधि सम्मत तरीके से भर्ती की गई है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि फिलहाल वो मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष के लिए गए फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि इस दौरान की गई नियुक्तियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी की गई भर्तियों को सही करार दिया था। कि मेरे समय की जो भर्तियां हुई थी वो सारी की सारी भर्तियां विधि सम्बद्ध हुई हैं और तत्कालीन आवश्यकता के आधार पर की गई। तत्कालीन आवश्यकता में इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय गैरसैंण में विधान भवन बन चुका था और अंतिम वर्ष में मैंने नियुक्तियां करी और हमारा ये
बिल्कुल मेरा ये सोच बन गया था, जिस पर मैंने मुख्यमंत्री जी को भी राजी कर लिया था कि हम अपने विधानसभा भवन को गैरसैंण में शिफ्ट करेंगे। और मैंने सारे कानूनी सलाहकारों से भी पूछ लिया था कि इसमें सरकार की सहमति लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है, तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया था। तो वहाँ हम पूरा विधानसभा सचिवालय को शिफ्ट करने जा रहे थे। तो उस आवश्यकता को देखते हुए मैंने उसमें सरकार से पद मांगे और पद स्वीकृत हुए, और उन पदों को विधि संबद्ध मैंने नियुक्तियां दी, और उस समय की आवश्यकताओं को देखते हुए। तो गोविंद सिंह कुंजवाल को सुन रहे थे आप। हालांकि पहला बयान इन्हीं का सामने आया था। उन्होंने कहा था कि मौजूदा वक्त में जैसा जरूरी था वैसा मैंने कर दिया। अब भर्तियां जब निरस्त हो गई हैं तो कह रहे हैं कि 150 परिवारों का क्या होगा, ये भी तो सोचिए साहब। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम है आपकी ताकत। नमस्कार।